खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू किया जाए। देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए केंद्र से सहयोग का अनुरोध करने और स्ट्रीट सेक्टर से जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देहरादून में आबादी और वाहनों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि, पर्यटकों की संख्या में हो रही वृद्धि और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यातायात में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रिस्पना नदी के तल पर 11 किलोमीटर और बिंदाल नदी के तल पर 15 किलोमीटर लंबे 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना है। इन नदियों के अंदर स्थित जन सेवाओं, विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन, सिवर लाइन का और नदी से बाहर विस्थापना भी किया जाना है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की आज शुरुआत हो रही है। बजट सत्र का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से होगा। 20 फरवरी को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेगी और पहली बार सत्र ई विधानसभा में होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के अंदर व बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 18 से 20 फरवरी तक सदन संचालन के लिए एजेंडा भी तय किया गया है। तो आज उत्तराखंड का बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत हो रही है और आम बजट भी जल्द जो है वो जनता के लिए पेश किया जाएगा। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है तैयार है, लेकिन इसमें सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है ये भी देखने वाली बात है। धनराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बजट पर जानकारी लेंगे। धनराज, सबसे पहला सवाल, आज बजट सत्र शुरू हो रहा है और ये शुरू होने वाला 18 से 24 फरवरी का सेशन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि आज से कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो बजट है, बजट सत्र है, वो आज से शुरू हो रहा है और पहला दिन कहीं ना कहीं जो राज्यपाल है उनके अभिभाषण से ये बजट को शुरू किया जाएगा और उसके बाद कल से पूरी कार्रवाई जो बजट सत्र की है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन वही देखिएगा कि इस बार पहली बार ई विधानसभा बजट सत्र होने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे खास बात यह है कि ये पूरा पेपरलेस होगा और सभी विधायकों के टेबल पर भी जो टैब हैं वो लगाए गए हैं और विधानसभा सत्र की पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। और मैं देखिएगा कि सुरक्षा की दृष्टि से यदि मैं एकदम बात करूं तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा के अंदर है या फिर विधानसभा के बाहर है, तो वहां पर भी जो सुरक्षा की जो पुख्ता इंतजाम है पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। तमाम पुलिस प्रशासन आज चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन रहेगा। उसके साथ ही कुछ जगहों पर रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को भी किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जब भी विधानसभा सत्र होता है जी। तो देखने में आता है कि विधानसभा के बाहर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार धरने प्रदर्शन आदि करते रहते हैं, तो इसके कारण कहीं ना कहीं आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े उसके लिए कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट किए गए हैं। और वहीं आपको ये भी बता दूं कि जो आज बजट सत्र शुरू हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम बजट सत्र है, बिल्कुल। क्योंकि इस बार का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ रुपए का माना जा रहा है कि सरकार पेश कर सकती है और 20 फरवरी को ये बजट पेश किया जाएगा। लेकिन वही देखेगा कि विपक्ष भी लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के मूड में है और तमाम तैयारियां विपक्ष की तरफ से भी की गई हैं। तमाम जो कहा जाए कि तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं तो धनराज, विपक्ष ये सदन में भी और सरकार की सदन के तरफ बाहर से भी जो कहीं ना कहीं 1 लाख सरकार घेरते हुए करोड़ नजर रुपए का बजट आएगी। लाया गया है, सरकार जो धामी सरकार है इस बजट को किस तरीके से उपयोग में लाएगी? उत्तराखंड में क्या कुछ इस 1 लाख करोड़ से किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जो बजट इस बार तैयार किया गया है वो ज्ञान पर किया गया है, क्योंकि वित्त मंत्री ने साफ तौर पर बताया है कि ज्ञान पर ये जी। बजट तैयार किया गया है। ज्ञान का मतलब गरीब, युवा और अन्नदाता और इसके साथ ही नारी, यानी कि इन पर बजट तैयार किया गया है और सभी के लिए कहीं ना कहीं इसमें जो समावेश है पूरा समावेश किया गया है। जनता के अनुरूप ये बजट बनाया गया है, क्योंकि हमने देखा कि वित्त मंत्री ने तमाम लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद इस बजट को तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कई क्षेत्रों में अहम इस बजट को माना जा रहा है, क्योंकि नारियों को भी कहीं ना कहीं सम्मानित इसमें किया जाएगा। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जी। जाता है और पर्यटन के लिहाज से भी कहीं ना कहीं इसको अहम माना जा रहा है।
और देखिएगा कि अभी बजट पेश हो जाएगा तो उसके बाद देखने में आएगा कि किस किस विभाग को कितना बजट मिला है और कहीं ना कहीं विकास कार्य उन बजट से हो, इसके लिए कहीं ना कहीं बजट पेश किया जा रहा है। जी धनराज, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि बजट से पहले आज अभिभाषण जो है वो राज्यपाल का होगा, तो यहाँ पर क्या लगता है कि आज धामी सरकार की कौन कौन सी उपलब्धियां जो है वो इस अभिभाषण में गिनाई जाएंगी, क्योंकि ये सबसे पहला जो आज दिन है इसमें काफी महत्वपूर्ण चीजें होने वाली है। भाषण होता है उसमें कहने के सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी गिनाई जाती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वो उपलब्धियां गिनाने का काम जरूर करेंगे और कई उपलब्धियां मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की हैं, क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि यदि हम माने तो यूसीसी है और यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया है। पहला राज्य ऐसा बना है कि जहाँ पर यूसीसी लागू किया है, तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जरूर है, लेकिन इस पर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि आप देखिएगा कि पहले से जब से यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ है तो विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश लगातार कर रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप बीजेपी पर और सरकार पर लगा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किस तरीके से इस बजट को पेश करेगी और विपक्ष किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड के बजट को लेकर अगर बात की जाए तो विपक्ष भी पूरे तरीके से तैयार है, जहां पर मूल निवास, भू कानून, स्मार्ट मीटर, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव जो है वो विपक्ष करता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ सरकार ने भी पूरी तैयारी जो है इसको लेकर कर ली है और इसी में 3 महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो भी आने वाले हैं और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट जो आम जनता के लिए पेश किया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से तस्वीर जो है उत्तराखंड की बदलेगा, क्योंकि पेपरलेस जो है ये बजट सत्र होने जा रहा है, लेकिन प्रॉपरली ये कहा जा रहा है कि ये बजट सत्र पेपरलेस नहीं होगा, लेकिन टैब्स का यूज जो है इसमें क्वेश्चनिंग के लिए किया जाएगा। और आज यहाँ पर आपको बता दें कि पहले राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो है इसकी शुरुआत होगी, उपलब्धियां जो है सरकार की गिनाई जाएंगी और फिर 18 से 24 का ये बजट सत्र जो है वो शुरू होगा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के द्वारा विधानसभा में कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सदन का एजेंडा 20 फरवरी तक तय किया गया है। 20 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि सभी दलों से अपील भी की गई है कि शिष्टाचार को देखते हुए सदन में विधायक अपनी बात संयम के साथ रखें। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का कहना है कि सरकार के द्वारा सत्र की जो अवधि रखी गई है वो बेहद कम है और सत्र के दौरान वे सरकार पर लगातार दबाव बनाते हुए सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही मूल निवास, भू कानून, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को सदन में घेरने का काम करेगी। देखिए, सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा दोनों बैठक हुई और संसदीय कार्य मंत्री जी थे, हमारे विपक्ष के नेता थे, एलओपी साहब भी थे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी भी थे और साथ ही साथ हमारे खजानदास जी और उमेश शर्मा काऊ जी भी थे। यहाँ पर अच्छी बैठक हुई और यही निर्णय हुआ कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम अपनी बातों को रखें, रेपिटेटिव चीज़ें ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बातों को रख सकें। प्रश्न काल में भी इस तरह से कार्य हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आ सकें। और कार्य मंत्रणा की भी बैठक हुई, उसमें ये बिजनेस किस तरह से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उस पर निर्णय लिया गया। देखिए, लगातार हमने हमारे माननीय सदस्यों ने पुरजोर तरीके से कहा है कि सत्तावधि बढ़ानी चाहिए और हमारी जो विधानसभा है कम से कम 60 दिन का सत्र होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत लगातार सत्रावधि को कम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सदन में जो विपक्ष की आवाज़ है, जो जन मुद्दे हैं, जो जनता की अपेक्षाएं हैं,
उसकी अनदेखी करना चाहती है। सदन को सदन की अवधि को लगातार कम करती रही है और इस मामले में बहुत गंभीर है। हमने लगातार कहा है कि हमने पिछले सत्रों में हमने पूरा सहयोग दिया है, चाहे प्रश्नकाल हो चाहे अन्य नियमों के तहत हमने प्रश्न उठाए हैं। लेकिन सरकार का जो नज़रिया है वो किसी न किसी तरह से व्यवधान पैदा कर। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने एक बार फिर विधायकों और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सदन की कार्रवाई के दौरान सभी विधायकों अधिकारियों को नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनके इस निर्देश का सदन के भीतर पालन नहीं किया जाता तो उनके द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष पूर्व में भी विधायकों अधिकारियों को सदन के भीतर फोन चलाने को लेकर कड़े निर्देश दे चुकी हैं, क्योंकि सदन के भीतर फोन का आना या उससे कार्य करना सदन की कार्रवाई को बाधित करता है, जो नियम संगत नहीं है। तो मैंने सभी से ये भी निवेदन किया है कि हम बिल्कुल डिसिप्लिन फैशन में उनका अभिभाषण सुने और उन्हें भी लगे कि मैं सदन में आया हूँ और सम्मान के साथ हम उनको सुन रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि उस दिन हमारी जो सिक्योरिटी की बैठक हुई थी उसमें CS मैडम को भी मैंने ये बहुत सख्ती से कहा है कि मैं 2 बार इस बात को सदन पे खड़े होकर बोल चुकी हूँ कि फ़ोन किसी के ना बजें और कृपा करके कोई भी सदन के अंदर फ़ोन को ना देखे। अगर आपको कुछ इमरजेंसी है या कुछ सवाल के जवाब ढूंढने हैं तो आप सदन से बाहर निकल के इस चीज़ को करिए। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि सदन एक गरिमापूर्ण जगह है, उसकी गरिमा रखने का कर्तव्य हम सबका है, सभी विधायकों का है, मंत्रियों का है, साथ ही साथ हमारे अफसरों का है। तो हम सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं और हमारा आचरण वहाँ कैसा होना चाहिए। आप जानते हैं इस बात को, हम लाइव चलते हैं, पूरी जनता देखती है, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स देखते हैं और उनके सामने भी हमें अपना आचरण पर ध्यान रखना चाहिए, अपने व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा निवेदन है सभी से कि अपने मोबाइल या तो स्विच ऑफ रखें, फ्लाइट मोड पे रखें, साइलेंट रखें और या फिर सदन में लाने की अगर आवश्यकता नहीं है तो उन्हें सदन में लेकर। सरकारी विभागों के आम आदमी पर छोटे छोटे बकायों पर भी नोटिस और RC की कार्रवाई कर राजस्व की वसूली की जाती है, लेकिन दूसरों को कानून और नियमों का पाठ पढ़ाने वाले सरकारी विभाग जल संस्थान का ही करोड़ों रुपए दबा कर बैठे हैं। मामला नैनीताल जिले के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है, जहां 22 सरकारी विभाग जल संस्थान के पीने के पानी का 8.47 करोड़ का बिल जो है वो जमा नहीं कर सके हैं। और आपको बता दें अभी तक जल संस्थान मात्र 27 करोड़ रुपए का राजस्व ही वसूल कर पाया है। एक मुश्त बिल जमा कराने पर विलंब शुल्क पर 100% छूट विभाग द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे में सरकारी विभाग है कि जल संस्थान के पैसे को देने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में अब जल संस्थान नोटिस और मुनादी करवाने की कार्रवाई कर रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि किस विभाग पर कितना बकाया है। तो यहाँ पर बकायेदारों की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर वन विभाग है, जहाँ पर करीबन 3.5 करोड़ रुपए जो है वो बकाया है। सिंचाई विभाग की अगर बात की जाए तो 1.84 करोड़ बकाया है। और नगर निगम की बात की जाए तो हल्द्वानी पर 1.3 करोड़ की राशि जो है वो बकाया है, जो कि लोक निर्माण विभाग की अगर बात की जाए तो 63 लाख रुपए की देनदारी जो है वो देनी है। चिकित्सा विभाग पर करीब 24 लाख का बकाया है। और इसी में सभी विभागों की बात हो रही है तो पुलिस विभाग पर करीब आपको बता दें कि 19 लाख रुपए की देनदारी है। दूसरी तरफ रेलवे, दूरसंचार विभाग और पशुपालन विभाग की अगर बात की जाए तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड सहित 22 विभागों पर देनदारी जो है वो बकाया है अभी भी। हमारा जो इस साल का वित्तीय वर्ष का
जो रेवेन्यू का लक्ष्य है 49 करोड़ का है, जिसके अगेंस्ट हमने अभी तक 27 करोड़ का 3 क्वार्टर में अचीव कर लिया है। अभी जो 22 सरकारी विभाग है इन पे 8.47 करोड़ का बकाया है। इसमें मुख्यतः हमारा यह सिंचाई विभाग, वन विभाग हो गया, नगर निगम हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, जो मुख्यतः यहाँ पर अभी बकाया चल रहा है। तो हम व्यक्तिगत संपर्क और नोटिस के माध्यम से भी रेवेन्यू के लिए यहाँ प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही अभी गवर्नमेंट की ओर से जो योजना आई है उसमें जितने भी बकायेदार हैं उसमें विलम्ब शुल्क में 100% की छूट प्रदान की गई है। अगर 31 मार्च से पूर्व एक मुश्त वो लोग जमा करेंगे तो। ऐसा कब से है इनको बकाया, कितने सालों से? 10 साल का लगभग ये जो टोटल हमारे जो डिवीजन में है 2,500 से 3,000 जो कनेक्शन आउट ऑफ अपना 76,000 जो ऐसे हैं भुगता हैं जिन पे बकाया चला आ रहा है। तो किन्हीं का जो भी हमने स्टडी की थी इसमें 5 साल से 10 साल से या 3 साल से का भी टेन्योर है जिसमें कि इन्होंने जमा नहीं किया है। तो हम लोग इनको भी पर्सनली फ़ोन भी कर रहे हैं और नोटिस के माध्यम से भी वसूलने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर, अगर जैसे ये नहीं देते हैं बकाया तो उस पर क्या कार्रवाई रहना? तो अभी तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार की ओर से छूट मिली हुई है विलम्ब शुल्क में 100% की मार्च तक के लिए, कि सब उपभोक्ताओं तक ये मैसेज पहुंचाए और जितना संभव हो सके उनको छूट प्रदान करते हुए पूरा रेवेन्यू का जो उन पे बकाया चल रहा है। देहरादून में परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, चाहे वे खेल के द्वारा हो या स्कूल कॉलेज में जाकर जागरूकता अभियान के द्वारा हो। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी का कहना है कि उनके द्वारा 1 महीने का सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया था, जो कि प्रचार प्रसार के द्वारा किया गया था, और एक क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था जिसमें युवा वर्ग को शामिल किया गया था, क्योंकि जो अधिकतर घटनाएं हो रही हैं उसमें युवा वर्ग ज्यादा शामिल होते हैं और करते हैं। उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस को लंबित करने की कार्रवाई भी की गई है। इसके साथ ही परिवहन विभाग के द्वारा ओवर स्पीड को लेकर 1500 से ज्यादा चालान किए गए हैं और बिना हेलमेट के 250 से ज्यादा चालान किए गए हैं। अभी हम लोगों ने रोड सेफ्टी मंथ मनाया है। 1 महीने का पूरा प्रोग्राम हमारा रहा। पहले हम लोग सप्ताह मनाते थे, लेकिन चूंकि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ट्रैफिक का वायलेशन बढ़ रहा है, चालान भी हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया है कि अब 1 मंथ का हम लोग पूरा प्रोग्राम करते हैं। सबसे मेन इसमें हम लोगों ने किया था कि प्रचार प्रसार पे फोकस किया। शुरुआत के दिनों में हम लोगों ने कॉलेजों में जाकर के और स्टूडेंट्स को समझाया कि कैसे रोड पे चलते हैं। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने, कई बार होता है कि ड्राइवर्स जो ड्राइविंग करते हैं, कई लोगों को सिर्फ देखने में समस्या आती है, उनको पता नहीं होता कि उनकी आंखों में समस्या है, तो आई कैंप भी लगाया हम लोगों ने। उसके बाद एक रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया जिसमें यूथ को शामिल किया गया रोड सेफ्टी में, क्योंकि देखेंगे कि जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें अधिकतर जो लोग शामिल हैं या जिनका नुकसान हो रहा है, जो घायल हो रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, वो यूथ है। तो यूथ को स्पोर्ट्स के माध्यम से रोड सेफ्टी के बारे में कैसे बताया जाए, इसके बारे में क्रिकेट प्रोग्राम हम लोग को किया था। एक प्रतियोगिता हुई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। फिर इन्फोर्समेंट का काम भी हम लोगों ने किया कि जो नियम का वायलेशन करते हैं तो इन्फोर्समेंट को हम लोगों ने बढ़ाया, खासकर विदाउट हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग, शराब पी के वाहन चलाने वाले, इन सब अभियोगों पे काफ़ी सख्ती की गई है विगत 1 महीने में, और इसका अच्छा रिजल्ट भी मिला है। और यही रहा, प्रचार प्रसार और इन्फोर्समेंट, 2 चीज़ों पे हम लोगों ने रोड सेफ्टी मंथ में फोकस। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।